हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मानचित्रों का वर्गीकरण टॉपिक पर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैप्स। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि मानचित्र क्या होता है। किसी भी मापनी पर आधारित पृथ्वी या उसके किसी भूभाग का चित्र। जिस चित्र की कोई मापनी नहीं, वह सिर्फ एक रेखा चित्र या कच्चा चित्र कहलाता है। उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसकी मूल संकल्पनाएं क्या है, इन सब का अध्ययन हम उसमें कर चुके थे। अब हम बात करेंगे मानचित्रों के वर्गीकरण पर। तो मानचित्रों का जो वर्गीकरण है वो कई आधारों पर किया जाता है, अर्थात विभिन्न आधारों के आधार पर, विभिन्न विशेषताओं के आधार पर मानचित्र को वर्गीकृत किया जाता है। जैसे पहला अगर आधार माना जाता है तो वह है मापनी के अनुसार, अर्थात मापनी के अनुसार मानचित्र का वर्गीकरण कितने भागों में होगा। दूसरा आधार रहेगा उद्देश्य या अंतर्वस्तु के अनुसार। तीसरा आधार रहेगा रचना शैली के अनुसार, और चौथा स्थलाकृतिक लक्षणों की मात्रा के अनुसार मानचित्रों का वर्गीकरण। हम सबसे पहले बात करते हैं मापनी के अनुसार मानचित्रों का वर्गीकरण या प्रकार। तो हमें पता है कि मापनी क्या होती है। हम पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि किन्हीं मानचित्र पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं और धरातल पर स्थित उन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की आनुपातिक जो दूरी होती है या उनका जो अनुपात होता है वह क्या कहलाता है, मापनी कहलाती है। मापनी के आधार पर मानचित्रों को दो भागों में बांटा जाता है, वृहत मापनी मानचित्र और लघु मापनी मानचित्र। तो जो पहला है वृहत मापनी मानचित्र, लार्ज स्केल मैप, इससे आशय क्या है कि ये छोटे क्षेत्र के मानचित्र होते हैं, परंतु इनमें अधिक बारीक लक्षणों को दिखाने की कोशिश की जाती है। जब हम क्षेत्र छोटा है और उसकी बारीकी से विश्लेषण करना होता है तो उस क्षेत्र का मानचित्र प्रतिनिधि भिन्न जो है कम आरएफ पर बनाया जाता है। तो आरएफ की वैल्यू कम होती है जिससे उसका क्षेत्र बढ़ जाता है और मानचित्र बड़ा बनता है। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसकी बारीकियों को दिखा सकते हैं। अर्थात छोटे क्षेत्र का जो मानचित्र होता है जिसकी प्रतिनिधि भिन्न भी कम होती है उसको हम वृहत मापनी मानचित्र कहते हैं। इसे पुनः तीन भागों में बांटा गया। पहला भूसंपत्ति मानचित्र, कैडास्ट्रल मैप, सेकंड ऑफ थिंग टोपोग्राफिकल मैप, थर्ड ऑफ थिंग सिटी मैप्स। तो जो भूसंपत्ति मानचित्र हैं वो दीर्घ मापनी वाले हैं, ये तो क्लियर है हमको, जिसमें सार्वजनिक भवनों, सामाजिक या सार्वजनिक संपत्ति की सीमाओं, निर्माणाधीन मार्गों, कृषि क्षेत्रों आदि कई चीज़ों को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। जलाशय, कुएं, पूजागृह, सार्वजनिक स्थल, इन विभिन्न बारीक बारीक सांस्कृतिक और आर्थिक और मानवीय लक्षणों को इसमें बताया जाता है। तो इस प्रकार के मानचित्र में क्षेत्र वास्तविकता में कम होता है, इसलिए उसे छोटी मापनी के आधार पर बनाकर उसके विशेषताओं को प्रदर्शित किया जाता है। ये जो मानचित्र होते हैं इन्हें इंग्लिश में प्लान भी कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें
तो भारत में जो गांवों के मानचित्र होते हैं वो 1:3960 पर बना होता है। ठीक है। सेकंड थिंग को हम बात करें कि स्थलाकृतिक मानचित्र, टोपोग्राफिकल मैप, ये बड़े मापनी पर निर्मित मानचित्र हैं जिसमें किसी क्षेत्र के प्राकृतिक और मानवीय तथ्यों के विस्तृत विवरण को प्रदर्शित किया जाता है। ये ऑलमोस्ट 1:10,00,000, 1:2,50,000, 1:50,000, 1:1,25,000, 1:25,000 आदि पर बनाए जाते हैं। इनका विस्तृत अध्ययन जो है हमने टॉपोग्राफिकल मैप का जो टॉपिक था उसमें किया था। इसमें मेनली स्थलाकृतिक फीचर्स जैसे उच्चावच, प्रवाह प्रणाली, जलाशय, वन, दलदल, नगर, ग्राम, यातायात मार्ग आदि दिखाते हैं। नेक्स्ट जो है सिटी मैप्स, वो भी एक बृहत मापनी मानचित्र है क्योंकि ये नगरीय अधिवासों की स्थिति, उसकी सीमाएं, नगर योजना का प्रारूप आदि को प्रदर्शित करते हैं। तो जो मास्टर प्लान्स हैं वो बृहत मापनी मानचित्र होते हैं क्योंकि उसमें कम विस्तृत क्षेत्र को अधिक विशेषताएं बताने के लिए, बारीकी से बताने के लिए स्केल उसका छोटा रखा जाता है। अब हम बात करें कि मापनी के अनुसार दूसरा प्रकार कौन सा है, तो वो है लघु मापनी मानचित्र, अर्थात जिसकी मापनी बड़ी होगी, अर्थात प्रतिनिधि भिन्न ज़्यादा होगी। बड़े क्षेत्र के मानचित्र को बताते हैं छोटे सतह पर, तो वो होते हैं लघु मापनी मानचित्र, स्मॉल स्केल मैप्स। ये दो प्रकार के होते हैं, दीवारी मानचित्र और एटलस मानचित्र। दीवारी मानचित्र, दीवार पर टंगे हुए जो मानचित्र होते हैं उन्हें दीवारी मानचित्र कहते हैं, जो कि जलवायु की दशाओं के लिए भी हो सकते हैं, जनसंख्या के वितरण का भी हो सकता है, विनियोजन वितरण भी हो सकता है, वनस्पति के प्रकार भी हो सकते हैं, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषताओं को भी बताने वाले हो सकते हैं। तो वो सब क्या होते हैं, वॉल मैप्स। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है वो वॉल मैप को 1:1,50,000 की मापनी से 1:2,50,000 की मापनी पर बनाते हैं। सेकंड है एटलस मानचित्र, जो पुस्तक के रूप में मानचित्रों का एक क्रमबद्ध संकलन होता है या चित्रावली होती है, वो एटलस कहलाती है। और ये लघु मापनी मानचित्र होता है जो कि भौगोलिक और मानवीय लक्षणों को जानने में मानव या किसी व्यक्ति को सहायता करता है। यह 1:20,00,000 से छोटी मापनी पर बने होते हैं। इस प्रकार मापनी के आधार पर दो होते हैं, बृहत मापनी मानचित्र और लघु मापनी मानचित्र। दूसरा जो मानचित्रों के वर्गीकरण का आधार बना वो है उद्देश्य या अंतर्वस्तु के अनुसार मानचित्रों का वर्गीकरण। सॉरी। तो अकॉर्डिंग टू पर्पस ऑफ, तो हम कहेंगे कि ये भी, इसको भी वापस से कई भागों में बांटा गया है। जैसे भौतिक मानचित्र, जो कि प्राकृतिक तत्वों के वितरण बनाने वाले मानचित्र होंगे, वो सारे किस में आएंगे, भौतिक मानचित्र में। जैसे अगर उच्चावच को प्रदर्शित करें तो उच्चावच मानचित्र, जलवायु को प्रदर्शित करें तो जलवायु मानचित्र, मौसम, वनस्पति, ज्वालामुखी, खगोलीय, भूवैज्ञानिक, मृदा, अफवाह, महासागरीय, भूकंप आदि सारे मानचित्र जो कि किसी न किसी प्राकृतिक तत्व का वितरण बताते हैं। सॉरी। तो भौतिक या प्राकृतिक तत्वों का जो भी निरूपण जिन मानचित्रों में किया जाएगा वो सारे भौतिक मानचित्र में आएंगे। सेकंड, आर्थिक मानचित्र, जिसमें आर्थिक विशेषताओं का निरूपण किया जाए, वो सारे होंगे आर्थिक मानचित्र, जिसमें आर्थिक गतिविधियों से संबंधित दशाओं का भी निरूपण किया जाएगा। जैसे हम कहें कृषि मानचित्र, औद्योगिक मानचित्र, पर्यटन मानचित्र, खनिज मानचित्र, परिवहन मानचित्र, भूमि उपयोग मानचित्र
आदि। इसी प्रकार जब सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का चित्रण होगा उस मानचित्र में तो वो सामाजिक सांस्कृतिक मानचित्र कहलाएगा। जब राजनीतिक विशेषताओं और लक्षणों का होगा तो राजनीतिक मानचित्र। जब ऐतिहासिक तथ्यों या स्थलों का वर्णन होगा तो ऐतिहासिक मानचित्र। सैनिक उपयोग हेतु जो सैनिक गतिविधियों या लक्षणों या उनका जो नया प्लान होगा उसके आधार पर जो निरूपण किया जाएगा अगर किसी मानचित्र में तो वो सब सैनिक मानचित्र। जन सूचना से संबंधित हो तो जन सूचना मानचित्र और अधिवास से संबंधित हो तो अधिवास मानचित्र। इस प्रकार उद्देश्य या अंतर्वस्तु के अनुसार अर्थात या फिर तो किसी पर्पस से ही बनाया गया हो या फिर उसके अंदर जो फीचर्स हमने इंडिकेट किए हैं या जिस लक्षणों को हमने निरूपित करने का प्रयास किया है उनके आधार पर जो वर्गीकरण होता है वो ये है। नेक्स्ट जो थर्ड आधार बनता है मानचित्रों के वर्गीकरण का वो बनता है रचना शैली के अनुसार। रचना शैली अर्थात मानचित्रों का कंस्ट्रक्शन किस विधि के द्वारा किया जाएगा, वो मात्रात्मक होगी या गुणात्मक। तो इसी आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया, मात्रात्मक मानचित्र और गुणात्मक मानचित्र। जो पहला है मात्रात्मक मानचित्र, क्वांटिटेटिव मैप्स, इन्हें स्टैटिकल मैप्स भी कहते हैं। ये जो मानचित्र होते हैं वो किसी तत्व या वस्तु के मूल्य, मात्रा या घनत्व की क्षेत्रीय विभिन्नता को प्रदर्शित करता है। इसके अंतर्गत बिंदु मानचित्र, सम्मान रेखा मानचित्र, वर्ग मातृविधि मानचित्र, आरेखी मानचित्र आदि आते हैं। और जो सेकंड है गुण प्रधान मानचित्र, इसमें वे मानचित्र आते हैं जो किसी वस्तु विशेष की मात्रा, अनुपात और घनत्व को नहीं दर्शाकर केवल क्षेत्रीय वितरण के रूप और गुण को दर्शाते हैं, अर्थात जिसमें गुणों की प्रधानता होती है, जैसे रंगारेख मानचित्र, वर्ण प्रतीकी मानचित्र, सामान्य छाया मानचित्र और चित्रीय मानचित्र आदि। नेक्स्ट जो मानचित्रों का वर्गीकरण का आधार है वो है स्थलाकृतिक लक्षणों की मात्रा के अनुसार, अर्थात इसे जो बांटा गया वो है कि जो भी टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं, स्थान विशेष की जो विशेषताएं हैं उनकी मात्रा कैसी है और कितनी है उसके आधार पर। तो इन्हें पुनः दो भागों में बांटा गया, उच्चतादर्शी मानचित्र और प्लेनीमीटर मानचित्र। जो उच्चतादर्शी मानचित्र है जिसे हम हिप्सोमैटिक मैप भी कहते हैं, तो ये वो मानचित्र हैं जो स्थलाकृतिक लक्षणों और उच्चावच को प्रदर्शित करते हैं। इसका निर्माण सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है, जैसे समोच्च रेखी मानचित्र, हेशियोर विधि मानचित्र व स्थानीय ऊंचाई मानचित्र आदि। परंतु जो प्लेनीमीटर मानचित्र है उसे हम थीमेटिक मैप भी कहते हैं। ये जो थीमेटिक मैप है वह मानचित्र है जिसमें सांस्कृतिक और आर्थिक तत्वों का निरूपण किया जाता है, अर्थात मेनली इनमें कल्चरल और इकोनॉमिक फीचर्स को ही दिखाया जाता है। इनमें समुद्र तल से कुछ विशेष स्थानों की ऊंचाई तो लिखते हैं, परंतु वितरण किसका बताएंगे, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रतिरूपों का। तो इन्हें हम थीमेटिक मैप कहते हैं। इस प्रकार मानचित्रों को उपरोक्त विभिन्न आधारों पर बांटा जा सकता है और इन्हीं आधारों के आधार पर एक भूगोलविद्ता अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार मानचित्र को भूगोलविद्ताओं का उपकरण भी इसीलिए कहते हैं। इसे भूगोल की आशुलिपि भी कहते हैं, सूचनाओं का भंडार भी कहते हैं। वो सब
इसी कारण कहा जाता है कि मानचित्र अपने आप में बहुत सारी सूचनाओं को संग्रहित करता है और उसे बोधगम्य बनाता है। थैंक यू।